कल मैं एक बर्थडे पार्टी में गया और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन वगैरह रहा, सब कुछ अच्छा रहा। कुछ लोगों से मुलाकात करने को मिला, जान पहचान बढ़ा। वहीं पर एक पुराने जान जान पहचान के व्यक्ति थे, काफ़ी सालों पहले साथ में व्यापार वगैरह कर मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी। बातचीत होते होते में उन्होंने बताया कि बेटा उनका मेडिकल करना चाह रहा है। उसने अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, तैयारी कर रहा है। तैयारी तो करवा ले रहे, आकाश इंस्टीट्यूट में वो अपने बेटे का एडमिशन करवाए है। तैयारी हो रही है, बढ़िया से चल रही है। लेकिन अब चिंता का विषय ये है, उसके पिताजी ने मुझसे डिस्कस किया कि चिंता का विषय ये है कि अगर मेडिकल क्लियर हो जाता है, रैंक अच्छा आता है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तब तो अच्छे से बेटे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर इन केस उतना रैंक नहीं आया कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए वो चिंतित थे कि कैसे उतना खर्च वो बियर कर। लगभग 60 लाख से लेकर के 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का खर्च आता है। और सबसे बड़ा तकलीफ दुख का बात ये है, क्योंकि वो भी कोई एक कॉरपोरेट घराने में काम नहीं करते हैं। बहुत कहा जाए कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। पेपर वे में देखा जाए, अगर लोन की बात कहे तो लोन भी उनको काफ़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उनके पास प्रीवियस आईटीआर वगैरह भी सजेस्ट किया कि आईटीआर तो पहली चीज़ है कि ज़रूर फाइल किया, लेकिन ये कठोर सत्य है कि लोगों को लगता है कि वो टैक्स अगर नहीं फाइल दे रहे हैं, टैक्स अगर उनका नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं भरना है, तो उनको आईटीआर फाइल करने का भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह का सिनेरियो आता है, तो महसूस होता है कि नहीं, आईटीआर फाइल कर ज़रूरी। और ये बेसिकली आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आईटीआर ज़रूर फाइल किया कीजिए, कि वो एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको आप प्रूफ करता है कि आप पैसे कमाते हैं, आप अर्न करते हैं। तो आईटीआर ज़रूर फाइल किया। अब बहरहाल हम लोग आते हैं वहाँ पर जहाँ पर उसे डिस्कस हो रही, तो बातचीत करते करते में उनको एक ही रास्ता दिखता है कि अगर भगवान के दया से मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए, तब तो उनका बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो यहाँ तक वो सोच करने को तैयार है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दे, कि अगर हुआ तो वो पुश्तैनी जमीन बेच। बड़ा ही कठोर लगता है, बहुत खराब, बुरा लगता है सुन करके कि लोगों को इस तरह परेशान होना पड़ता है, इस तरह से उन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो लास्ट में वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने पुरानी ज़मीन को बेच करके अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब ये भी ज़रूरी है, छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा का इतने साल वो जुनून वो मेडिकल कर। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों के साथ होता है। एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो अक्सर इन परेशानियों से जूझता है। और इतना भी कठोर नहीं है, इतना भी, मुझे जहाँ तक मैं आज की सिनेरियो को देखूँ या प्रीवियस सिनेरियो को भी देख, तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा अपना रास्ता को चेंज करके ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं समझ, देखिए, खेती हल से भी हो रहा है, खेती ट्रैक्टर से भी, खेती ट्रेडिशनल वे से भी होगा। अगर आप हल चला के करना तो आप हल चला कर के कर सकते। अगर आप उसी खेती को जुताई के वक्त में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप ट्रैक्टर से भी कर सकते। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही खेती कर, दोनों ही फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, अंतर क्या हो जाता है? अंतर ये है कि एक व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और दूसरे व्यक्ति ने नहीं। तो उतने ही सीमित समय में एक ट्रैक्टर से जो वो काम करा रहा है एक किसान, वो किसान का उपजाऊ ज़्यादा होगा, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीज बो सकेगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को, जाहिर सी बात है इसके बहुत सारी क्योंकि टेक्नोलॉजीज है तो इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ नुकसान। लेकिन अब हमारा जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अपनी नीड को, हम अपनी ज़रूरत को देखते हुए, अगर हम एक ट्रेडिशनल फार्मर, तो जाहिर सी बात है कि हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके अपने अगर उससे मेरा घर चलना है तो हम अपने बिजनेस को, वो किसान क्या है, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी है, उसको उगाना है, उसे मैन्युफैक्चर करना है और उसे मार्केट में सेल करना। उसी प्रकार अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपको हल चला कर के ही करना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल पर है। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाइए। उसी प्रकार इसी सेम चीज को अगर हम लोग ले लें कि हम अपने बचत के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर सेविंग करना चाहते हैं, बचत करना, तो वहाँ बहुत तरह के तरीके हैं सेविंग कर। एक तरीका तो है कि आप गुल्लक में भी डाल, दूसरा तरीका है आप उसे बैंक डिपॉजिट में रख सकते हैं,
तीसरा तरीका है कि आप उसे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। चौथा तरीका है आप उसे एलआईसी में डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि आपकी ज़रूरत के लिए उस समय में पैसे आ जाने चाहिए। अब एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अगर डॉक्टर की पढ़ाई अपने बच्चों को कराने को बेटी को करा तो लगभग 50-60 लाख रुपए का कम से कम उनको ज़रूरत पड़ेगा। अब ये कैसे किया जा सकता है, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे? इसके लिए लोग सोचते हैं यार इतना बड़ा पैसा जमा कर ये पहाड़ तोड़ने का। बिल्कुल है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ की सुबह जो भोजन आ रहा है वो शाम को वहाँ उस घर पर भोजन मिलेगा या नहीं, भोजन आएगा या नहीं आएगा, इसका भी डाउट होता है। तो उसमें ये कि हम कैसे इकट्ठा 50 लाख 60 लाख रुपए कैसे जमा करेंगे, वो व्यक्ति सोच ही नहीं, वो सोच भी नहीं पाता, वहीं से परेशानियां बढ़ती चली जाती है। और मैं एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेरा काम है कि आपको मैं जागरूक करूं, आपको बताऊं कि कैसे आप कर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है जितनी कठिन चीजें बताई जाती है, जितनी कठिन चीज़ों को बना। देखिए पहले ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट उसी से करना पड़ता था जमा, लेकिन उसमें भी उस वक्त उस जमाने में रिटर्न काफ़ी अच्छा था। अगर उस जमाने में भी 11% 12% रिटर्न, उसमें भी कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा नहीं 2000 रुपये का 1500 रुपये का 3000 रुपये SIP चलाता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, रिकरिंग डिपॉजिट चलाता तो वो जमा कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेते कुछ थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जहाँ रिटर्न अच्छा हो। हमेशा देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न को हमेशा प्रायोरिटी। इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें होती है, हम हमारी इंडिया में मैं इस चीज़ों को देखा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दोनों को मिला दिया जाता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको आपको समझना चाहिए। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि देखिए हर कोई खेती कर सकता। आप मुझे अगर बोलोगे कि जाओ खेत तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनाज उगा भी पाऊंगा या मैं बीज बोऊंगा तो वो बाहर भी आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्यों? मुझे खेती करने नहीं आता। मुझे क्या आता है? मुझे पैसे को बहुत, ठीक है। तो जिसका जो काम है वो कर। मैं अक्सर देखा हूँ कि लोग हर जगह राय देते लगे रहते। अरे एक किसान है, वो किसान कैसे की जाती है वो अच्छे से जानते। एक चावल का व्यापारी है, उसको चावल का व्यापार कैसे किया जाता है, वो बिजनेस वो ट्रेड कैसे करेगा उसे वो पता है। एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला बंदा है, उसे ये पता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे लेगा, कौन सा शेयर कब खरीदना, उसे ये पता है। लेकिन हर व्यक्ति हर चीज को नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज देखता हूँ इंडिया में कि लोग फाइनेंस अपना तुरंत मैनेज कर लेंगे, अपनी फाइनेंसेस को वो खुद मैनेज करना जानते। आप सेविंग करना जानते हैं, आप फाइनेंस मैनेज करना नहीं जानते। इसको लोगों को समझना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे अंदर ये आ गया कि हम सब कुछ जानते हैं, वैसे ही अनजाने में किया गया वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश जो कि आपने सोचा था मुझे मैं इस पर्पस के लिए यूज करूँ, वो कहीं ना कहीं आप उस गोल तक पहुंच पाते। आप इसे प्रैक्टिकली सोचिएगा कि क्या मैंने जो 10 साल पहले सोचा था क्या मैं आज वहाँ हूँ। पहली तो चीज़ है कि इंडिया में लोग इतना लंबा सोचते ही नहीं कि मैं 10 साल के बाद का सोचूं, 15 साल। लोग तुरंत ही कहते हैं कौन देखा है। और सबसे बहुत इसे ये अच्छी चीज़ भी है कि हमारे यहाँ भगवान पे लोग काफ़ी बहुत फेथ करें कि ऊपर वाला देखे, ऊपर वाला करे। चाहे बिल्कुल सही है, भगवान करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो आपके द्वारा करें। इसको आपको समझना होगा, वो आपके द्वारा करेंगे, आपको तैयार होना होगा, आपको प्रिपेयर। देखिए बहरहाल मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा। ये कहने का मेरा मकसद ये था कि जो भी एक बच्चे के पेरेंट्स, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी छोटे बच्चों के माता जी है, पिता है, आप लोगों को आज से सोच, इंतजार मत कीजिए कि भगवान देख ले, भगवान आएंगे, भगवान आकर के डॉक्टरी आपके बेटे को नहीं करवा, भगवान आकर के आपके बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई नहीं कराए। उसके लिए तैयारी आपको खुद करना होगा और ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि भगवान ने आपको शक्ति, भगवान ने आपको जिम्मेवारी आपको करना है। इसको समझिए और अपने बच्चे के लिए आज से छोटा छोटा छोटा, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा कुछ कर। लोग डरा देते हैं। एक LIC बेचने वाला एक पॉलिस आता है बंदा, एक SBI लाइफ का कोई आता है, एक HDFC से कोई आता है, वो आपको पॉलिसी बिल्कुल करानी, ऐसा नहीं करानी, बिल्कुल करानी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक बार में बंगलो नहीं बना सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं
एक झोपड़ी भी अपने सर को ढकने के लिए झोपड़ी तो तैयार कर, वैसे ही छोटा 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 पहले आप निवेश शुरू कीजिए, फिर जैसे वो बड़ा हो पॉलिसी में जाइए, आपका अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए आप निवेश। देखिए मैं आज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बहुत ही छोटा इन्वेस्ट, 50 रुपए डे, 50 रुपीज पर डे, एक लोअर से लोअर, एक कहा जाए कि एक चाय बेचने वाला बंदा, एक एक सब्जी बेचने वाला, वो भी कम से कम 50 रुपए अपने बच्चों के लिए डेली। 50, कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा क्या क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो भी, या आप जो मेरे भाई मेरे मित्र है, जो आप लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आप सरवाइव कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए आज से शुरुआत करें, छोटा निवेश करते रहे, छोटा छोटा निवेश करते चलिए, और उसे कभी ये ना सोचिए कि 2 साल 3 साल में क्या हो, हमेशा उसे लंबा लेकर के जाइए, उसको लेकर के जाइए लंबे समय तक, कम से कम 10 साल 15 साल। देखिए नॉर्मली जो हमारे यहाँ है, अगर किसी को मेडिकल कराना हो ना, तो बच्चे का उम्र लगभग लगभग 18 19 20 साल लगभग लगभग पहुंच जाए तो ठीक है, कोई बात। अगर पूरा पैसा नहीं, कुछ तो रहेगा, कुछ नहीं से कुछ तो सही होगा, तो उसके लिए तैयार। ये मत सोचिए कि मैं एक बार में एक करोड़, जब जितना हो सके उतना, क्योंकि 50 रुपए डेली से शुरुआत की है, तो एक लोअर मिडिल क्लास जो एकदम निम्न व्यक्ति है वो भी कर सकता। अब आप लोग कहेंगे कि 50 रुपए में क्या होगा, क्या बच जाएगा मेरा, कितना हम पहाड़ बड़ा खड़ा कर लेंगे कि मैं डॉक्टरी करवा लूंगा अपने बेटे, मेडिकल की पढ़ाई करवा लूँ। देखिए हो सकता कैसे, ठीक है मैं ये भी कहूंगा कि जरूरी पूरा ही हो जाए, लेकिन ठीक है अगर 50% अमाउंट भी आपके हाथ में आ जाए, आप जमा कर पाते, सोचिए 50% तो बैंक लोन भी दे, और आपका बालक आपका बेटा है, वो भी तो पढ़ाई कर, वो भी तो मेहनत कर रहा है, मेहनत करेगा आगे बढ़े, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारियां वो उठाएगा। 4 साल 5 साल का मेडिकल, उसके बाद 50% का जो लोन है बच्चे को, आपका जॉब लगेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरा कर लेगा। ये मैं एक निम्न, एक एकदम लोअर लोअर मिडिल क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 50 रुपये डेली तो आप बचा सकते हैं। और मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग सब तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूँ कि बहुत छोटा नहीं, आप एक अच्छा अमाउंट जमा कर, अब जरूरी नहीं है कि आप 50 रुपये, आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे, आप हमसे आकर के मिल सकते हैं, ज़रूरत हो ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री में कंसल्टेशन देने के लिए आप लोगों को तैयार, जिससे कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा सेविंग कर। 50 रुपये डेली का ये एक मिनिमम अमाउंट में बता, 50 रुपये डेली, यानी कि अब मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन को दिखाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ, इसे देखिए और समझिए। मैं एक सीट बनाया, इसमें देखिए ये 18,000 रुपये है, ये साल का आपका 18,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। 18,000 रुपये यानी कि 1,500 रुपये महीने का, और 1,500 रुपये महीने का यानी कि 50 रुपये दिन का, ठीक है। एक दिन का 50 रुपये आप यहाँ जमा कर रहे हैं। अगर आप एक दिन का 50 रुपये भी जमा करते हैं तो एक साल में आपने जमा किया 18,000, जिसका वैल्यू हो जा रहा है 19,950 रुपये। किस में, ये मैं आपको SIP बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ की मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा हूँ 20%। अब बहुत लोग हमारे मित्रगण आएंगे, अरे यार कहाँ 20% का रिटर्न मिलता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बैंक डिपॉजिट में आपको ये नहीं मिलता, आपको नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में भी इतना % का रिटर्न, लेकिन अगर आप SIP में जाइए, मार्केट लिंक प्लान में जाइए, रिक्स लीजिए, थोड़ा सा रिक्स इन्वॉल्व है इसमें, थोड़ा सा रिक्स तो बनता है। रिक्स अब क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो एट लास्ट जब आपके बच्चा मेडिकल की कोचिंग ले रहा होगा ना, उस वक्त आपको महसूस होगा कि शायद मैंने उस वक्त रिक्स ले लिया होता तो आज कम से कम कुछ तो रखता। और रिक्स क्या है, रिक्स भी मैं बता दे रहा हूँ। आज के दिन में लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड रिक्स है, पैसे डूब जाते हैं। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी निवेश किया है, या उन्होंने किया भी तो गलत समय में पैसे विड्रॉ कर लिए 2 साल 3 साल। हमेशा म्यूचुअल फंड में रिस्क आपका 5 साल तक रह सकता है, ये 5 साल तक रिस्क होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट भी तो इस तरह से चलता है भाई, तो मार्केट तो इसी तरह से चलेगा ना भाई, मार्केट तो अपना चाल नहीं छोड़ेगा। अब हम पैसे को अगर अपना हम यहाँ विड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन पैसे को मैं यहाँ विड्रॉ करूंगा और लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक लेकर के जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि एक नियम तो पक्का है, आदमी, बाजार और महंगाई, ये 3 चीज को बढ़ना है। आप लोग का उम्र काफी है, आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने पिछला 20 साल 25 साल 30 साल आपने देखा है, भारत देश को विकसित होते हुए देखा, आप लोगों ने बाजार को बढ़ते हुए देखा है।
एक बार सिर्फ आप बोलिएगा कि नहीं मार्केट तो भाई डूबता है तो डूब ही जा। अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ऐसा क्या कभी हुआ है कि मार्केट गिरा है और वो गिरा ही रह गया, उठा है। ये कोई नहीं कह सकता कि मार्केट गिरा है तो गिरा ही, मार्केट उठा है, उठेगा और उठता ही रहेगा। ये प्राकृतिक नियम है कि बाजार उठेगा। हाँ, छोटे अवधि के लिए हो सकता है, साल भर के लिए खरा गिर जाए, कुछ स्कैम हो जाए तो साल 2 साल 3 साल के लिए खराब रहे मार्केट, लेकिन उसके बाद फिर बाजार उठेगा, उठना ही नियम है। जिस प्रकार एक इंसान बालक होता है, बालक के बाद वो युवा होता है, युवा के बाद वो वृद्ध होता है, उसी प्रकार मार्केट को भी बढ़ते रहना है। उम्र के अनुसार वो बढ़ते ही चला जाएगा। आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा बाजार उनके समय में क्या था, आज आप अपने समय में देख लीजिए, बाजार उठ रहा है, उठेगा और उठता रहेगा। इस विश्वास पर अपने बेटे के लिए 20 सालों के लिए निवेश कीजिए। बहुत छोटा अमाउंट है, 50 रुपए से। अब इससे मैजिक क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग आप उस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है मैजिक ऑफ म्यूचुअल, तो कुछ मैजिक तो जरूर होगा। अब देखिए जादू क्या कि 15 सालों तक अगर आपने 18,000 रुपये लगातार जमा किया, 18,000 नहीं करना, आप डेली भी कर सकते हैं 50 रुपये, आप महीना 1500 रुपये कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। 18,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं साल में, आपने जमा किया 2,70,000 रुपये 15 सालों में, जिसका वैल्यू हो रहा है 11,80,000 रुपये। यानी कि आपका बेटा जब 15 साल का हो गया होगा, आपकी बेटी जब 15 साल की होगी, तो आपके हाथ 11,80,000। अब क्योंकि आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 20 सालों में हम लोग नॉर्मली एक एवरेज जो एज है, जहाँ मैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज वगैरह में कभी कभार सेमिनार के लिए प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ, तो मैं जो एवरेज एज मैं देख रहा हूँ उस अनुसार 20 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन अप्रॉक्स लेते हैं, क्योंकि 1-2 साल का कोचिंग भी उनको तैयारी करना पड़ता है, तभी जाकर के एक अच्छा रैंक आता है। अब इसके बाद देखिए, आपने जमा किया 3,60,000 रुपये, जिसका वैल्यू हो जा रहा है 37,24,00,000। आपने कितना जमा किया और कितना हो गया। अब बहुत लोग कहेंगे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। दोस्त देखो, आप सिर्फ जो भी व्यक्ति ऐसा आपको बोले ना, एक बार पूछिएगा भाई अगर नहीं भी हुआ तो क्या होगा, कम से कम ठीक है 3,60,000 तो जमा होगा, अगर कुछ नहीं भी मिला तो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, देखिए ऐसे लोग आपके अगल बगल घूम रहे, ना वो उन्होंने कुछ किया, ना वो आपको कुछ करने देंगे, और अगर आप कुछ करने का प्रयास करेंगे तो वो आपको रोक लेंगे। ऐसे लोग आपके अगल बगल आस पड़ोस में, तो सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और एक छोटा कदम जरूर उठाइए, जरूर बात कीजिए, जरूर डिसीजन लीजिए। और व्यक्ति लोगों का आदत है वो सोचते ज्यादा, डिसीजन नहीं लेते, और डिसीजन ना लेने के कारण ही उनको आगे परेशानी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग परेशानी में ना आए, अपने बच्चों के लिए आज से थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू करें। देखिए अगर 37,000 रुपये आपके पास आ जाते तो ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 करोड़ भी लग रहा है, तो आपके पास कम से कम 40% पैसा तो है आपके पास। अब 40% पैसा अगर है आपके पास, तो 60% जाहिर सी बात है कि बैंक लोन कर दे। एक लोअर मिडिल क्लास को आगे बढ़ने के लिए इससे ज्यादा सहारा, इतना तो कम से कम सहारा मिलना चाहिए। मैं माफी चाहूंगी इससे ज्यादा की मैं बात कर रहा था, मैं हमेशा ज्यादा की सोचता हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, और इतना तो प्रयास आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए, भगवान भी कुछ तभी करते हैं जब आप उन तक पहुंचते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इतना तो आपको खुद चलना चाहिए, कम से कम मंदिर तक तो खुद जाया जाता है, तो इतना तो आप कदम बढ़ा ही सकते हैं, जिससे कि बाद बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। तो इतना ज़रूर कीजिए, आप लोग प्लान कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। पूछिए मुझसे कि कैसे कैसे मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटी के लिए, कैसे मैं उनके लिए जमा कर सकता हूँ, कैसे मैं उनके लिए पैसे डिपॉजिट कर, कैसे मैं उनको अच्छा भविष्य दे। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होने पर आप निसंकोच हमारे नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम लोग अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हैं तो ऑनलाइन भी हम लोग बात विचार कर सकते हैं, जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं, या आप अगर हमारे ऑफिस आकर के मिलना चाहें तो वहाँ भी आकर के आप मुलाकात कर। तो इस तरह मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ जानकारी दे। धन्यवाद।